हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग लूसेंट के सामान्य विज्ञान के फिजिक्स का जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उस सभी को हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए हम लोग बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, इस सेशन का फर्स्ट प्रश्न है, कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक है जूल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, एम्पियर मात्रक है। तो ये मात्रक है विद्युत धारा का। एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो समय का मात्रक नहीं है प्रकाश वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, पारसेक इकाई है। तो ये इकाई है दूरी की। पारसेक इकाई है दूरी की। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है, जबकि डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है। समुद्री मील दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ये मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। अगला प्रश्न देखेंगे, पास्कल इकाई है। तो पास्कल इकाई है दाब की। पास्कल दाब की इकाई है। नेक्स्ट है, कैंडेला मात्रक है। तो कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक। तो इसका एसआई मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। इसके सूत्र नहीं है बल एवं दाब का। बल और दाब का समान विमीय सूत्र नहीं है, जबकि आवेग और संवेग का समान है। कार्य एवं ऊर्जा का समान है। भार एवं बल का समान है। नेक्स्ट प्रश्न है, अदिश राशि है। तो ऊर्जा एक अदिश राशि है, जबकि संवेग बल आघूर्ण इस दोनों सदिश राशि है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में सदिश राशि है। तो सदिश राशि है वेग। वेग एक सदिश राशि है, जबकि द्रव्यमान समय और लंबाई अदिश राशि है। अगला प्रश्न देखेंगे, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो ये प्राप्त की जाती है द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का, तो ये वस्तुओं का त्वरण समान होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव है तो इसको हम लोग छोड़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर डी। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अवरोही के गिरने की आशंका का कारण, ये कारण है विराम का जड़त्व, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। किसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। जिसे समझाया जा सकता है न्यूटन का पहला नियम से। न्यूटन के पहला नियम से। अगला है, बल का गुणनफल है। तो बल का गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण, F बराबर ma। F बराबर ma, द्रव्यमान और त्वरण। नेक्स्ट है, शरीर का वजन। तो शरीर का वजन ध्रुव पर अधिकतम होता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा। तो चंद्रमा पर हो जाएगा 100 न्यूटन। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान कितना होगा। तो इसका द्रव्यमान होगा 3 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे,
एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि क्योंकि चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है। चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। एक ये तो न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग छोड़ते हैं। नेक्स्ट है, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है तो इसका गुणनफल होता है टॉर्क। ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल टॉर्क होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री कर दिया जाता है। तो ये होगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट है, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी उतना ही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी, उतना ही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि क्योंकि पानी के जमने पर फैलता है। पानी जमने पर फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज ऑप्शन नंबर बी थोड़ा ऊपर जाएगा। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो थोड़ा ऊपर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो ये अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा तो ये अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। ऑप्शन नंबर डी, वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो ऊपर रहता है 1/9। ऑप्शन नंबर ए, 1/9। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है तो ये निकलने लगती है वायु दाब में कमी के कारण। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे के ताप पर क्यों उबलता है। तो ये उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगी। ऑप्शन नंबर डी, वायु दाब मापी में रीडिंग अचानक गिरावट इस बात की संकेत है कि तूफानी होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाती है क्योंकि वायु दाब घट जाती है। क्योंकि ऊपर जाने के बाद वायु दाब घट जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता रहता है। तो ये होते रहता है नाभिकीय संलयन के कारण। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता रहता है, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो ये ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है,
जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? गतिज ऊर्जा नहीं है खिंचा हुआ धनुष में, जबकि चली हुई गोली में, चलता हथौड़ा में, बहता हुआ पानी में गतिज ऊर्जा और खिंचा हुआ धनुष में स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है? तो ये ठहराता है ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो ये वह झुकता है कि ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह गिरने से बच जाए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो ये बल लगता है अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर ए। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस पड़ता है? यह महसूस पड़ता है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। नेक्स्ट प्रश्न है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे, ऑप्शन नंबर बी, त्वरण के साथ नीचे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 1/6, 1/6। नेक्स्ट प्रश्न है, लोलक की कालावधि, तो लोलक की कालावधि है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लोलक घड़ियाँ गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती है? तो ये सुस्त हो जाती है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इसका दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। दोस्तों, ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं, तो इसे कहते हैं पवासो अनुपात, ऑप्शन नंबर ए, पवासो अनुपात। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, तो वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण, सतही तनाव के कारण। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो ये उठता है केशिका क्रिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। तेल दीप में बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? केशिका क्रिया के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्यानता की इकाई है, तो इसकी इकाई है पॉइज, श्यानता की इकाई है पॉइज। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है, तो ये संबंधित है आर्किमिडीज, ऑप्शन नंबर ए। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक आर्किमिडीज है। नेक्स्ट है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे, तो ये संबंधित थे ग्रीस से, ऑप्शन नंबर डी। आर्किमिडीज का संबंध ग्रीस से था। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, तो ये होती है अनुदैर्ध्य, ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी तरंग का उपयोग करते हैं? तो ये उपयोग करते हैं प्रस्रव्य तरंग, ऑप्शन नंबर सी। चमगादड़ प्रस्रव्य तरंग का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिसकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। प्रस्रव्य ध्वनि
20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है ध्वनि तरंगे हैं तो ध्वनि तरंगे लंबवत होती हैं। ध्वनि तरंगे लंबवत होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। तो इसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। श्रव्य परिसर की ध्वनि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। ये न्यूमेरिकल है तो इसको हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है तो ध्वनि की चाल अधिकतम होती है इस्पात में। ऑप्शन नंबर डी। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है इस्पात में। नेक्स्ट प्रश्न है वायु में ध्वनि का वेग लगभग, तो ये लगभग होता है 330 मीटर पर सेकंड। वैसे 332 मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होगा 330 मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न है 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा। तो ये संगत होगा किसी मशीन की दुकान से आने वाली शोरगुल। किसी मशीन की दुकान से आने वाली शोरगुल। नेक्स्ट प्रश्न है यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है केवल ध्वनि गुणता के कारण, केवल ध्वनि गुणता के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न हमारा है न्यूमेरिकल से हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है तो डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के लिए। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। तो ये करता है परावर्तन के कारण। ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है, परावर्तन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है तो ये प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, 9 संचालकों द्वारा। अगला प्रश्न है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं तो इसको कहते हैं डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होती है। तो ये होती है डॉपलर प्रभाव के कारण। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप, तो मानव शरीर का सामान्य ताप है 310 केल्विन। ऑप्शन नंबर डी। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप 310 केल्विन है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही रहेंगे। तो ये रहेंगे -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे न्यूनतम संभव ताप है तो ये न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम संभव ताप -273 डिग्री सेल्सियस। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम है 98 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर ए, 98 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप, तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री, फ़ारेनहाइट में 98 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ठंडा के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुआ जाए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। अगला प्रश्न देखेंगे आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचलन क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है संवहन। ऑप्शन नंबर बी। आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है, संवहन। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो ये अच्छा चालक है पारा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है समान मोटाई के कपड़े की 2 परतों उसके दुगुने मोटाई के कपड़ों की एक परत से अधिक ऊष्मा आवरण प्रदान करती है, इसका कारण है। तो इसका कारण है ऑप्शन नंबर ए, दोनों परतों के बीच संपुट वायु के कारण। दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र
धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करता है। सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूनतम तापमानों का अनुप्रयोग होता है, तो इसका अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रत्यास्थान और दूरमिति में। नेक्स्ट प्रश्न है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती हैं, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर डी, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? तो यह है पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित न होना। पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं, इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापक्रम पर उबलने लगता है, तो ये उबलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर। नेक्स्ट प्रश्न है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। नेक्स्ट प्रश्न, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ये पुष्टि करता है ऊर्जा संरक्षण का। ऑप्शन नंबर ए। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? यह है अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, तो इसकी प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश विकिरण तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, तो ये प्रकाश की गति है बढ़ती है। माध्यम के ताप में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है। प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चंद्र ग्रहण घटित होता है, तो चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट प्रश्न है, उचित रीति के कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक कंपोस्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इस व्याख्या की जा सकती है, इसकी व्याख्या की जाती है ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो ये होता है अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण होगा 60 डिग्री। अगर आपतित कोण 60 है तो परावर्तित कोण भी 60 ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है और अपवर्तन के बाद का कोण 30 डिग्री है, तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचक होगा, तो इसका सूचक होगा 3.0। ऑप्शन नंबर सी, 3.0। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा 2θ। ऑप्शन नंबर डी, 2θ। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मृग तृष्णा का उदाहरण है, तो इसका उदाहरण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
मृग तृष्णा उदाहरण है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी आधारित है। तो ये आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। इंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो ये होता है परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण। इंद्रधनुष परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो ये प्रतीत होता है प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर सी, आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण प्रतीत होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के विकिरण नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के विकिरण का कारण है। तो ये कारण है धूलकण। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, समुद्र नीला प्रतीत होता है। तो ये प्रतीत होता है ऑप्शन नंबर बी, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। ये दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देती है प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिमाण है? तो ये परिमाण है बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण। बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो ये होता है उत्तल दर्पण। मोटर कार में पश्चिम दर्पण के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न देखेंगे, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो इसे काम में लेते हैं अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ये बनता है वास्तविक तथा उल्टा। आंख पर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई। तो इसकी न्यूनतम लंबाई है 0.75 मीटर। 0.75 मीटर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, जब कोई वस्तु दो समानांतर तल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या, तो इसकी संख्या हो जाएगी अनंत। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। तो ये करता है अवतल लेंस। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे अवतल लेंस करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए, धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसका फोकस दूरी होगी। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर होगा 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, एक अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी, जिसे वह परावर्तित नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। तो वह दिखाई देगा हरा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्ध्य द्वारा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्ध्य द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 रंग मूल रंग है। तो ये है नीला, हरा और लाल। नीला, हरा और लाल। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है बैगनी। सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है बैगनी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामित रंग होगा। तो ये रंग होगा सफ़ेद। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, कमरे में किस प्रकार के लेंस उपयोग में लाया जाता है? कैमरे में किस प्रकार के लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है उत्तल लेंस। कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे।
आइरिस का क्या काम होता है? तो इसका काम होता है आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। आइरिस का काम है आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। नेक्स्ट प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। इसके चश्मे में प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, तो दूरदृष्टि निवारण के लिए लेते हैं उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी। दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस, जबकि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, दूरबीन का आविष्कार किया था, तो दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने, ऑप्शन नंबर ए। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? तो ये की जाती है फिल्म से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए। वस्तुओं का आवेशन इस किसके स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप होता है? इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम कूलॉम्ब का नियम है, ऑप्शन नंबर सी। कूलॉम्ब का नियम है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर को किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए कार्य द्वारा मापा जाता है, तो विभवांतर को। नेक्स्ट है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? तो ये है चांदी, ऑप्शन नंबर ए। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? चांदी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अति चालकता का लक्षण है, तो अति चालकता का लक्षण है उच्च पारगम्यता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होती हैं। अधातुएं विद्युत के कुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, इसकी विद्युत चालकता निम्न होती है इसीलिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि ये होती है समान विभव पर, ऑप्शन नंबर सी। समान विभव पर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं, इस युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर सी। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में रेक्टिफायर परिवर्तित करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भूसंकर्पित किया जाता है, इसका कारण है यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। यदि लघु पतन हो जाए या शॉर्ट सर्किट हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, विभवांतर का मात्रक है, तो विभवांतर का मात्रक है वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो इसका प्रतिरोध होता है अनंत, ऑप्शन नंबर डी। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक है ओम। प्रतिरोध का मात्रक है ओम।
नेक्स्ट प्रश्न है, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, तो ये लगे होते हैं समानांतर क्रम में। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि समानांतर क्रम में लगे होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धाराओं के समानुपाती होती है, यह नियम, तो यह नियम है ओम का, ऑप्शन नंबर डी ओम का। अगला प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, तो इसका एसआई मात्रक है ओम मीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न न्यूमेरिकल है, इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक शुष्क सेल में लगी कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो इसमें ऊर्जा पाई जाती है रासायनिक, ऑप्शन नंबर सी, शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, तो विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य अमोनियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, वोल्टीय सेल के आविष्कारक हैं, तो वोल्टीय सेल का आविष्कारक है एलिजांड्रो वोल्टा, एलिजांड्रो वोल्टा। अगला प्रश्न देखेंगे, शुष्क सेल है, तो शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल है, शुष्क सेल प्राथमिक सेल है। अगला प्रश्न है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए गैल्वेनाइजेशन। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वैद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया, तो ये किए थे फैराडे ने, ऑप्शन नंबर बी। वैद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए थे, फैराडे ने। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में, तो इसके मिश्र धातु में होता है निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है, तो ये बनी होती है ऑप्शन नंबर डी टीन और शीशे की। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है, तो ये होता है टंगस्टन का, बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है, तो ये होता है नेक्रोम का, विद्युत हीटर का एलिमेंट नेक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा चलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान होगा, ये न्यूमेरिकल है लेकिन इसका आंसर होगा 1 यूनिट, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया, तो इसका आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, त्वरित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है, तो विद्युत अचुंबकीय हैं क्रोमियम, ऑप्शन नंबर सी। विद्युत चुंबकीय हैं विद्युत अनुचुंबकीय हैं क्रोमियम, विद्युत अनुचुंबकीय हैं क्रोमियम। निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय हैं, तो प्रतिचुंबकीय है बिस्मथ, ऑप्शन नंबर बी, प्रतिचुंबकीय हैं बिस्मथ। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया, तो ये अवलोकित किया गया ओरस्टेड द्वारा, ऑप्शन नंबर बी ओरस्टेड द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया गया, तो ये उपयोग किया गया जनित्र, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांतों के अनुसार कार्य करती है, तो ये कार्य करती है फैराडे के नियम, विद्युत मोटर फैराडे के नियम पर कार्य करती है, विद्युत मोटर फैराडे के नियम पर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ट्रांसफार्मर क्या है, तो ट्रांसफार्मर ऑप्शन नंबर बी एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, ट्रांसफार्मर एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है, तो ये आवश्यक है ऊर्जा का संरक्षण, लेंज का नियम
ऊर्जा के संरक्षण के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न देखेंगे, परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न देखेंगे, न्यूट्रॉन की खोज की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता चैडविक। अगला प्रश्न देखेंगे, परमाणु क्रमांक कहते हैं, तो परमाणु क्रमांक कहते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को। परमाणु क्रमांक कहते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न है हमारा, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, तो ये होता है 4, ऑप्शन नंबर बी 4। अगला प्रश्न देखेंगे, नाभिक का आकार है, तो नाभिक का आकार है 10⁻⁻15 मीटर। नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो पोजिट्रॉन की खोज की थी एडरसन ने, ऑप्शन नंबर डी, पोजिट्रॉन के खोजकर्ता एडरसन थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें, तो प्रोटॉन की संख्या है 1। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या 1 है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थॉमसन है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋण आवेश। अगला प्रश्न है, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो कहलाते हैं समस्थानिक। परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो समस्थानिक कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, समस्थानिक गुण पाए जाते हैं, तो समस्थानिक गुण पाए जाते हैं तत्व में। समस्थानिक गुण पाए जाते हैं तत्व में। अगला प्रश्न है, एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इस प्रतिक्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अगला प्रश्न है, 2 हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रतिक्रिया को कहते हैं, इस प्रतिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर, ऑप्शन नंबर बी। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है उपयुक्त सभी अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण, ये तीनों किरण उत्सर्जित करता है रेडियो सक्रिय पदार्थ। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, तो ये उत्सर्जित करता है गामा किरण। कोबाल्ट 60 गामा किरण उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट या D2O, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है, तो इसका प्रयोग होता है नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में। परमाणु पाइल का प्रयोग नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो ये इकाई का नाम है रेडियो एक्टिव धर्मिता, ऑप्शन नंबर ए, क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो होता है नियंत्रित विखंडन द्वारा। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो ये किया जाता है मंदक के रूप में। D2O या ग्रेफाइट मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है, तो ये निष्कर्ष है सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, डायोड
वह युक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। डायोड वह युक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो रडार का प्रयोग जहाजों, वायुयान आदि को ढूंढने एवं मार्गदर्शन के लिए किया जाता है। रडार का प्रयोग जहाज एवं वायुयान को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश के लिए किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये लिया जाता है होलोग्राफी के द्वारा। त्रिविमीय चित्र होलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया? तो ये दिया था एडविन हब्बल ने। ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम एडविन हब्बल ने दिया था। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित किया था केपलर ने। ग्रहों का गति केपलर ने दिया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया? तो ये प्रमाणित किया था कोपरनिकस ने। ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस ने। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मांड में सबसे अधिक हाइड्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो यह है नाभिकीय संलयन। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। अगला प्रश्न है, तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है इंटरफेरोमीटर। तो हमारा अगला प्रश्न है, दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, तो वो दो उपग्रह हैं बुध और शुक्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो ये है बृहस्पति। ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है शुक्र को। किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? शुक्र को। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है? तो ये लगाता है बुध। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में चक्कर लगाता है? तो बुध। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम है तथा पानी में डाल देने पर वह तैरने लगेगा? तो ये है शनि। ऑप्शन नंबर सी, शनि ग्रह। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का तापमान होता है लगभग, तो ये होता है 5800 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान 5800 डिग्री सेल्सियस है। अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य के सबसे निकट का तारा, तो यह प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ऑप्शन नंबर डी, सूर्य के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला प्रश्न देखेंगे, नेपच्यून की खोज की, तो इसकी खोज की थी गैलीलियो ने। ऑप्शन नंबर ए, नेपच्यून की खोज की थी गैलीलियो ने। नेपच्यून की खोज गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है, सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह है, तो सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह है बुध। ऑप्शन नंबर ए, सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह बुध है। अगला है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी बुध है। सूर्य के सबसे निकट और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। अगला प्रश्न देखेंगे, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो यह है बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो ये समीप है सूर्य। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सूर्य। अगला प्रश्न है, सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है जो इनकी कक्षाओं के बीच में विद्यमान है, तो ये विद्यमान है मंगल और बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी, मंगल और बृहस्पति। अगला प्रश्न है, हैली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है, तो ये परिक्रमा करता है ऑप्शन नंबर डी 76 वर्षों में। हैली धूमकेतु सूर्य का परिक्रमा 76 वर्षों में करता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? तो ये कदम रखा था 1969 में। ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य ने पहली बार चांद पर कदम रखा था 1969 में। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है तो ये काला दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है तो ये लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है तो ये करता है 365.25 दिन में। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365.25 दिन में पूरा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के माइनर प्लेनेट सेंटर ने प्लूटो को कौन सा नाम दिया तो ये नाम दिया था 134340 134340। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थिति है वह है बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति। अगला प्रश्न है एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी तो इसकी औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य, ऑप्शन नंबर ए। एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी है सूर्य और पृथ्वी। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था इसको प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने, ऑप्शन नंबर सी। ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। अगला प्रश्न है आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को कहते हैं तो इस शाखा को कहते हैं एस्ट्रोफिजिक्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, कॉस्मिक किरणों की खोज किया था विक्टर हेस ने। कॉस्मिक किरणों की खोज विक्टर हेस ने किया था। अगला प्रश्न है राडार के आविष्कारक थे तो राडार के आविष्कारक थे रॉबर्ट वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है तो इसके आविष्कारक है न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक न्यूटन है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ है जिन्होंने खोज की थी डायनामाइट की। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। अगला प्रश्न है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था तो इसका आविष्कार किया था जे.एल. बेयर्ड ने। टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। अगला है राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था तो ये आविष्कार किया था विमान का। राइट ब्रदर्स ने विमान का आविष्कार किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था तो ये आविष्कार किया था रोएंटगन ने। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ये आविष्कारक जरूर याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है परमाणु बम का विकास किसने किया था तो इसका विकास किया था जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। परमाणु बम का आविष्कार जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। अगला प्रश्न है प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया इसका विकास किया था वर्नस वॉन ब्राउन ने। अगला प्रश्न देखेंगे हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था तो हाइड्रोजन बम को एडवर्ड टेलर ने, ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया एडवर्ड टेलर ने। अगला प्रश्न देखेंगे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था तो इसका आविष्कार किया था नोल एवं रुस्का ने, ऑप्शन नंबर ए। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नोल और रुस्का ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे स्कूटर के आविष्कारक है तो स्कूटर के आविष्कारक है ब्राउड शॉ, ऑप्शन नंबर ए। स्कूटर के आविष्कारक है ब्राउड शॉ। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है तो ये मापी जाती है हैग्रोमीटर से, ऑप्शन नंबर बी। सापेक्ष आर्द्रता हैग्रोमीटर से मापी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है तो ये होता है अल्टीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये क्वेश्चन सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं एक्टिनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी एक्टिनोमीटर।
अगला प्रश्न है, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो वह है सोनार, ऑप्शन नंबर बी सोनार। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन है तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट का काम है तापमान को स्थिर रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है रेडिएटर का, ऑप्शन नंबर सी। मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है रेडिएटर का। अगला प्रश्न देखेंगे। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है डिक्टाफोन, ऑप्शन नंबर बी डिक्टाफोन। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने, ऑप्शन नंबर सी। सापेक्षता का सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी आर्किमिडीज ने, ऑप्शन नंबर डी। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे। मेघाच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण से अधिक गर्मी होती है? तो ये गर्मी अधिक होती है स्थलीय विकिरण के कारण, स्थलीय विकिरण के कारण। अगला प्रश्न है, ध्वनि का एक अभिलक्षण तारतम्य है जो निर्भर करता है उसकी आवृत्ति पर, ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि का एक अभिलक्षण तारतम्य है जो निर्भर करता है उसकी आवृत्ति पर। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिदृश्यक की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए 1 से अधिक होता है? तो ये अधिक होता है दूरदर्शक के लिए, ऑप्शन नंबर बी दूरदर्शक के लिए। अगला प्रश्न है, समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक आर प्रतिरोध 3 एक समान प्रतिरोधकों तथा प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? तो ये होगा R/3, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि हमारा पसीना दुरुस्तता से वाष्पीकृत होता है। हमारा पसीना दुरुस्तता से वाष्पित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। कॉस्मिक किरणें हैं, तो कॉस्मिक किरणें हैं आवेशित तथा अनावेशित दोनों। कॉस्मिक किरणें हैं आवेशित तथा अनावेशित दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुम्बकीय होती है? तो ये होती हैं एक्स किरणें एवं गामा किरणें, एक्स किरणें एवं गामा किरणें। अगला प्रश्न है, एक छड़ चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं, तो ये उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी, केवल तार के पदार्थ पर, लेकिन न तो तार की लंबाई पर और न ही तार के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद क्षेत्रफल। अगला प्रश्न देखेंगे। जब एक्स किरणें उत्पादित होती हैं तो लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है। जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अपेक्षिक पारगम्यता एक विमान रहित राशि नहीं है, ये गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर सी वक्रता केंद्र पर। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर। अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? तो ये वक्रता त्रिज्या है अनंत, ऑप्शन नंबर बी। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, यह परिघटना किस गुण के कारण होती है?
तो ये होती हैं प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश का जो उठा हुआ प्रतीत होगा वो अपवर्तन के कारण होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी ग्लास प्लेट पर गिरती है, इसका एक अंश परावर्तित और एक अंश अपवर्तित हो जाता है। परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें आपस में लंबवत होगी, तो ये लंबवत होगी केवल एक आपतन कोण के लिए, केवल एक आपतन कोण के लिए। अगला प्रश्न है, एक सामरी त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के तुलना में अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा। एक सामरी त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक न्यूनतम ताप द्योतित करता है? तो ये करता है 1 केल्विन तापक्रम पर, ऑप्शन नंबर बी 1 केल्विन तापक्रम पर। अगला प्रश्न है, यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण के कालांतर कितना होगा? तो ये होगा 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह पुनः धरातल पर गिरता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा होगा सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी, सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से किस की एक समान विमा नहीं है? तो ये समान विमा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी घनत्व एवं विशिष्ट घनत्व का। एक समान विमा नहीं है घनत्व एवं विशिष्ट घनत्व का, जबकि स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा का समान है, फोकस दूरी ऊंचाई का समान है, गुरुत्वीय बल एवं घर्षण बल का समान है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित आलेखों में से कौन सा एक समान गति निरूपित करता है? तो ये एक समान गति निरूपित करता है, ऑप्शन नंबर डी विस्थापन और समय। विस्थापन और समय एक समान गति को निरूपित करता है, ये जो है ये एक समान गति को निरूपित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये सही है, ऑप्शन नंबर ए माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम है। एक सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकटतम चालक क्रमशः क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए चांदी एवं सीसा, चांदी एवं सीसा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोटर कार में शीतलन तंत्र यानी कि रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है केवल संवहन पर, ऑप्शन नंबर बी केवल संवहन पर। अगला प्रश्न देखेंगे। अधिक ऊंचाइयों पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है क्योंकि जल का क्वथनांक, तो जल का क्वथनांक निम्नतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी निम्नतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्य की त्वचा को धूप ताम्रता के कारण होती है क्या कहलाती है? तो ये कहलाते हैं पराबैंगनी किरण, ऑप्शन नंबर ए पराबैंगनी किरण। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं की सुस्पष्टता से देख सकता है परंतु निकट वस्तु को स्पष्टता से नहीं देख सकती है। अगला प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि वाला दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्टता से नहीं देख सकता है। तीसरा पॉइंट है, जरा दूरदृष्टिता वाला व्यक्ति निकटस्थ वस्तुओं को बिना संशोधक चश्मे के देख सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3 सभी सही है। ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 सभी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साफ आसमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंगदैर्ध्य के अल्प प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। सेकंड है, वायुमंडल में प्रकाश का रक्त भाग
नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है। जबकि थर्ड पॉइंट है वायुमंडल में अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश कृष्ण दिखेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी केवल 3। ऑप्शन नंबर सी वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश कृष्ण दिखेगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है जब किसी शेविंग ब्रश को पानी से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं। तो ये चिपक जाते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है सरल आवर्त गति कर रहे कण पर कार्यशील बल। सरल आवर्त गति कर रहे कण पर कार्यशील बल होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है तथा मध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी जब वह एक दौड़ की पादांगुली पर खड़ा होता है। जब वह एक पैर की पादांगुली पर खड़ा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये कार्य करता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक केबल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है श्री सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया प्रकाश प्रकीर्णन के लिए। ऑप्शन नंबर बी श्री सीवी रमन को प्रकाश प्रकीर्णन के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया। तो इसका आविष्कार किया था जेसी बोस ने। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार जेसी बोस ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 0 डिग्री सेल्सियस पर पारद के 760 mm कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है। यह कहलाता है एक एटमॉस्फेयर। 0 डिग्री सेल्सियस पर पारद के 760 mm कॉलम द्वारा लगने वाले दाब क्या कहलाते हैं। एक एटमॉस्फेयर। अगला प्रश्न है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला फिल्म किसकी जीवनी पर आधारित है। तो ये आधारित है एस रामानुजन। ऑप्शन नंबर ए द मैन हु न्यू इन्फिनिटी एस रामानुजन के जीवन पर आधारित फिल्म है एस रामानुजन। अगला प्रश्न है कर्ण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है। तो ये है एस एन बोस। ऑप्शन नंबर बी कर्ण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है एस बोसोन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है रेडियोधर्मिता मापी जाती है। तो यह मापी जाता है गीगर मूलर काउंटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए रेडियोधर्मिता मापी जाती है गीगर मूलर काउंटर के द्वारा। दोस्तों हमारा लूसेंट का फिजिक्स का जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न था सभी कंप्लीट किए। ये सेशन आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू।